नमस्कार, मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और आज हमारे साथ एक खास बातचीत करने के लिए एक खास मेहमान मौजूद हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ ममता काले हमारे साथ जुड़ रही हैं। ममता, थैंक यू फॉर स्पीकिंग विद अस। पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कोविड को लेकर ममता एक एक्रिमोनी सी बन रही है सरकार के खिलाफ। ऑपोजिशन तो कहती रहती है कि जिस तरीके से वैक्सीन को और जिस तरीके से लॉकडाउन को हैंडल किया गया है केंद्र सरकार की गलती है, पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी, उच्च न्यायालय ने भी एक तरह से केंद्र सरकार को फटकार लगाई है कि वैक्सीन मैनेजमेंट जो रही है वो दुरुस्त नहीं है। इसकी वजह से काफी लोगों को परेशानियां हुई हैं, काफी लोगों को एक तरह से अपने घर में लव्ड वंस को खोना पड़ा है और सरकार का भी जो एक तरह से रिस्पॉन्स आया है वो एक टेपिड आया है, ल्यूकवार्म आया है। आप क्या समझती हैं कि सरकार ने अभी तक जो वैक्सीन को लेकर जो पॉलिसी अपनाई है वो दुरुस्त है या कहीं ना कहीं उसमें कमी रही है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि देखिए हर एक सरकार गलती करती है, तो ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार गलतियों के पार है। अगर गलती करते हैं तो उनको स्वीकार करना भी जरूरी है। नितिन गडकरी ने भी ये कहा था कि हर एक सरकार गलती करती है और हाँ, ये पैंडेमिक एक नॉवल वायरस है, इसका मतलब उन्होंने ऐसी समस्या को कभी नहीं जूझा है, तो ऑब्वियसली गलतियां तो होंगी। आपकी क्या प्रक्रिया है इस पर? थैंक यू विनीत, आपके साथ बात करके बहुत समय बाद बहुत अच्छा लग रहा है। और जहां तक ये पैंडेमिक है, कोविड, हम सब जानते हैं ये वैश्विक महामारी है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ भारत एक ऐसा देश है विश्व में जिसमें कोविड की इतनी बड़ी मार पड़ी है। 100 साल के बाद एक ऐसी बीमारी, ऐसी महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। अब ये दूसरा फेज है। हाँ, ये मैं जरूर मानती हूँ कि पहले फेज से दूसरा फेज जो था, सेकंड वेव जो थी, वो ज्यादा खतरनाक है। उसने लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लोगों की ज्यादा मौत हुई है, डेफिनेटली हुई है, इससे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हमारे आसपास भी लोगों को हमने खोया है। बहुत दुख हुआ है ये सब देख करके। तो सबसे पहले तो जिनकी जानें गई हैं उनकी भगवान आत्मा को शांति दे। और 2 लाइनें उन सभी लोगों के लिए इस देश के बोलना चाहूंगी जो अभी भी कोविड से जूझ रहे हैं या जो क्या कहते हैं, कोविड हमारे आसपास जिनके भी है, कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी कि ईश्वर सबकी रक्षा करे, इस रोग से सबको दूर रखे और सब सुखी और स्वस्थ रहे। अब विनीत, सरकार की बात पर आते हैं। देखिए, पिछली बार जब फर्स्ट वेव आई थी तो ये अननोन एनिमी था हम सबके लिए। हम लोगों ने इस बारे में बहुत डिबेट्स करी, डिस्कशंस करे। हम में से किसी को मालूम नहीं था ये कोविड किस बला का नाम है, ये कौन सी चिड़िया है, ये चीन ने क्या बीमारी, महामारी, मुसीबत पूरे देश की, पूरे विश्व के लिए खड़ी कर दी है, ये है क्या चीज। और आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो आज तक यही लगता है कि ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है चीन का। वरना एकदम से एक ऐसा वेरिएंट आ जाता है, एक ऐसी बीमारी का जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं और पूरा विश्व उसकी चपेट में आ जाता है। और चीन को तो इतना नुकसान कभी नहीं हुआ। फर्स्ट वेव में भी थोड़े समय के लिए हुआ, उसके बाद वो उन्होंने लिमिट कर दिया, उसको लॉक कर दिया और बाकी जगह बुरी हालत हो गई। और जब फर्स्ट वेव यहां पर आई तो सरकार के जो कदम थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो कदम थे, वो सराहनीय हैं। उनको केवल देश नहीं बल्कि विश्व स्तर पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर WHO से लेकर के बाकी सरकारों ने, बाकी देशों ने बहुत तारीफ करी कि मोदी जी ने सब इस चीज को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। टाइम पर लॉकडाउन इम्पोज कर दिया, लोगों की जान बच गई। और उस वक्त लॉकडाउन करना विनीत बहुत ज्यादा आवश्यक था, बहुत ज्यादा जरूरी था, बिकॉज इससे दूर रहना, इस बीमारी से, इस बीमारी को अपने से डिले करना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम दवाई नहीं खोज लेते, जब तक हम इसको नहीं समझ पाते, इसका नेचर नहीं समझ पाते। और इसलिए फर्स्ट वेव में बहुत लोग बचे, बहुत लोगों को ये बीमारी नहीं हुई। हमारा जो मोर्टालिटी रेट था वो बहुत कम था। इनफैक्ट जो हमारे पॉजिटिव केसेस थे वो बहुत कम थे। उसके बाद देश ने धीरे धीरे बहुत तरक्की करी। देखिए, मोदी जी की जो सरकार आई है वो पिछले 7 साल से इस देश के अंदर है। और पिछले स्वतंत्रता के बाद हम सब जानते हैं, आप जानते हैं, मैं जानती हूँ कि इस सरकार को मेजरली कांग्रेस पार्टी ने गवर्न किया। 54 से 55 साल कांग्रेस की सरकार रही। और अगर हम अपना मेडिकल सेक्टर देखें, उसकी हालत बहुत खराब है। कोई मतलब बोलने में परेशानी नहीं है, बहुत ज्यादा खराब है। जब इतनी बड़ी वैश्विक महामारी हमारे ऊपर पड़ी भी नहीं, उस वक्त हमारे पास ढंग के टेस्टिंग सेंटर्स नहीं थे, PPE किट हमारे पास थे ही नहीं, इतनी बुरी हालत थी। तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, कैसे करें चीजों को। पर उस बीच में जो केंद्र की सरकार है उसने बहुत सूझबूझ के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम किया। इस लॉकडाउन लगाया,
क्या कहते हैं जो वैक्सीनेशन है उसके लिए अपने साइंटिस्ट को एनकरेज किया, उनको पैसे दिए, वैक्सीन बनवाने का काम आरंभ किया। पीपी किट जो हमारे देश में मतलब जब ये शुरू हुआ था तो ये हालत हो रखी थी कि बाहर से मंगाओ, क्या करेंगे, पीपी किट्स नहीं थी लोगों के पास। और आज ये स्थिति है कि हिंदुस्तान पूरे विश्व में दूसरा ऐसा राष्ट्र बन गया है जो पीपी किट्स प्रोडक्ट कर रहा है और बाकी जगह भी भेज रहा है। तो ये उपलब्धियां हैं। आप किसी भी चीज की N95 मास्क की बात कर लीजिए, दो वैक्सीन हमने बनाई, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। हमारी देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि उसके बावजूद हमने बहुत लोगों को वैक्सीनेट करवाया, बहुत सारे लोगों को वैक्सीन मिली, और जिन लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका उन लोगों को कोविड या तो छू के निकल गया या फिर उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। ये भी सच बात है। ये तमाम चीजें किसने करी? केंद्र की सरकार ने करी, मोदी जी ने करी, सारी चीजों को कंट्रोल में रखा, बहुत सारे लोगों को फ्री की राशन दी, कई महीनों तक दी है। अभी अभी तो रिसेंटली जो एक अनाउंसमेंट हुई है कि 18 साल तक के जो बच्चे हैं जिन्होंने इस कोविड के काल में अपने पेरेंट्स को खोया है, उनकी जिम्मेदारी केंद्र की सरकार लेगी, फाइनेंशियली उनका ध्यान रखेगी और उनके नाम पर ही पैसे ट्रांसफर करेगी। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो मोदी सरकार ने करी। और पहली वेव के बाद जब दूसरी वेव आई तो उस वक्त भी जनवरी के मंथ में इस साल के 2021 के लेटर्स लिख दिए गए थे सारी राज्य की सरकारों को कि देखिए सेकेंड वेव आने वाली है, आप लोग प्रिपेयर रहिए, अपनी प्रिपेयर्डनेस चेक कर लीजिए और उसके बाद जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो बताइए और आगे का काम कीजिए। और ये चिट्ठियां क्यों लिखनी शुरू करी ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जब फर्स्ट वेव हुई थी उस वक्त आपको याद होगा कितना क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा मोदी जी को लॉकडाउन के लिए। बोला गया कि नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन करा दिया है, इनको तो इकोनॉमी की चिंता ही नहीं है, और ये कैसे लॉकडाउन हो गया और क्यों लॉकडाउन कर दिया, ये कोई तरीका नहीं होता है, और ये जो कोविड से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग है इसको डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए, स्टेट्स को दे देना चाहिए, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, ये सारी चीजें कर देनी चाहिए। तो इस बारी उनकी जो ये रिक्वेस्ट थी वो मानी गई। जो वैक्सीन खरीदने की और बाकी जो डिसीजन मेकिंग थी वो डिसेंट्रलाइज्ड कर दी गई। केंद्र की सरकार ने उसको राज्यों की सरकार पे दे दिया। इन लोगों ने ही रिक्वेस्ट करी थी और सबसे अग्रणी थे हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब जिन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वो तो मीडिया में आके सिर्फ या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या एडवर्टीजमेंट देते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले बोला था कि मैं आपको बोल रहा हूं, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, हमें दे दीजिए आप सारी की सारी पार्स और हम खरीद लेंगे वैक्सीन और हम सबको वैक्सीनेट कराएंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये सारी चीजें कर दी उनके कहने पे। उसके बाद लेटर लिख के इन्फॉर्म कर दिया। हम सब जानते हैं, विनीत आप भी जानते हैं कि हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट। Health has to be taken care of by every chief minister, चाहे वो किसी की भी सरकार चल रही हो, किसी भी बीजेपी, कांग्रेस, आप, सीपीएम, सीपीआईएम और ममता बनर्जी दीदी चाहे वेस्ट बंगाल में है, टीएमसी, सबको करना पड़ेगा। हाँ, फैसिलिटेट करवाना केंद्र की जिम्मेदारी है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करवाना और उसको नीचे स्तर तक लेके जाना वो राज्यों का काम है। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि राज्य इस बार फेल हुए, वो अपनी ड्यूटी नहीं कर पाए। उन्होंने जनवरी का जो लेटर आया था उसको इग्नोर किया, उसके बाद सेकंड जो लेटर आया उसको इन्होंने इग्नोर किया, किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया, लगातार ये राजनीति करते रहे। मोदी जी से कोई इन्होंने कुछ काम करने नहीं दिया, लॉकडाउन की इन्होंने बहुत खिंचाई करी। और उसके बाद जब सेकंड वेव आई तो सारे स्टेट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी गवर्निंग दो स्टेट्स, सबसे पहले क्या किया गया? लॉकडाउन ही किया गया ना, सबसे पहले लॉकडाउन किया गया, विच मीन्स कि अननेसेसरी क्रिटिसिज्म किया गया और लोगों की जान के ऊपर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने, राजनेताओं ने अपनी राजनीति को रखा। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि केंद्र की सरकार ने नहीं किया। केंद्र की सरकार ने ही सब कुछ किया, इस बार भी केंद्र की सरकार ने किया। और आपने जो बोला कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि नहीं वो ठीक से हैंडल कर पाएगी वैक्सीनेशन की बात है कि सुप्रीम कोर्ट है, उनकी बात सर माथे पर है। पर मैं ये याद दिला देना चाहती हूँ कि दिल्ली के अंदर भी आदरणीय हाई कोर्ट ने बहुत बड़ी फटकार लगाई थी दिल्ली की सरकार को और बोला था कि आप लोगों से बिल्कुल मैनेज नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम सारी जिम्मेदारी केंद्र को देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हाई कोर्ट है या जो कोर्ट्स हैं या जजेस हैं, उनके मन में ये बात है कि केंद्र की सरकार इज हैंडलिंग दिस सिचुएशन वे बेटर देन द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली। और ये तो खैर पर्टिकुलरली दिल्ली के बारे में बोला गया था। तो मुझे नहीं लगता कि ये कहना न्याय संगत या तर्क संगत है कि ठीक तरीके से केंद्र की सरकार ने हैंडल नहीं किया। जी ममता जी, दो सवाल आपसे मैं एक साथ पूछना चाहूंगा। पहला ये कि जब बंगाल में इलेक्शन चल रहे थे वहां पर रैलीज कंडक्ट की गई और जो दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अमित शाह हो गए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, जब उन्होंने वहां पर रैलीज करी, लोगों को संबोधित किया,
अव्वल, क्या इस वजह से उनकी जो छवि है उसमें खलल आया है? और दूसरा, यूपी के बारे में बात करते हैं। यूपी में अभी भी जो केसेस बताए जा रहे हैं वो 1000 के करीब बताए जा रहे हैं। 11 करोड़ की वहां पर जनसंख्या है और कई विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये जो आंकड़ा है ये गलत है। जिस तरीके से वहां पर शवों को नदियों में और जमीन में दबाया गया, उससे भी जो बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, उसकी छवि को काफी एक तरह से नुकसान हुआ है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में? और क्या इस वजह से अगले साल जो यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं और जो 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी को अपनी छवि सुधारनी पड़ेगी या नहीं? क्या है, आपको लगता है कि लोग खुद ब खुद कुछ सालों में इन चीजों को भूल जाएंगे? पर यह बात याद रखनी होगी कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लोग नहीं भूलते हैं। अगर हम यूपीए 2 की बात करें तो जो करप्शन थी उसको लोग नहीं भूले, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, चाहे वो ग्रामीण स्तर पर हो, चाहे वो शहरों में हो। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने विनीत। और पहले कुछ चीजें मैं वेस्ट बंगाल के ऊपर या यूपी के ऊपर आऊं, उससे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लगातार ये बातें बोली जाती हैं कि इतने लोगों को वैक्सीनेशन नहीं दी गई या वैक्सीन ड्राइव ठीक से नहीं की जा रही है, भारतवर्ष में लोग मर रहे हैं। मैं उन लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि जब वो आते हैं विपक्ष के सो कॉल्ड जो डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं और देश के साथ खड़े नहीं होते हैं, देश की जनता के साथ नहीं खड़े होते हैं, सांसों और लाशों पर राजनीति करते हैं, उनको डेटा देखना चाहिए कि हमारा मोर्टालिटी रेट क्या है, हमारा रिकवरी रेट क्या है और हमारे पॉजिटिव केस किस स्तर पर अब घट रहे हैं या कैसे हैं। और उनको हमारी तुलना उन विकसित राष्ट्रों से करनी चाहिए जिनकी जो पॉपुलेशन है वो हमसे बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब अगर आप 50 ऐसे विकसित 50 राष्ट्र मिलाएंगे तब जाकर के भी उनकी जो पॉपुलेशन है वो हमारे बराबर नहीं पहुंचती है। किसी को भी आप ले लीजिए, कहीं पर भी। इटली को तो कहते हैं कि वो स्वास्थ्य के मामलों में सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है पूरे विश्व के अंदर, लेकिन इटली का भी जो मोर्टालिटी रेट है वो हमसे 10 गुना ज्यादा है। तो इस तरीके का भ्रम फैलाना और जो कंपैरिजन आप करते हैं उसको आप इलॉजिकल तरीके से जनता को भ्रमित करने के लिए करते हो और आप ये पैरेलल ड्रॉ नहीं करते हो कि हमारी कितनी जनसंख्या है और उतनी उनकी कितनी जनसंख्या है। तो ये बहुत गंदी और घटिया सोच है, गलत राजनीति है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर देश को मोदी जी के नाम पर जो आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तमाम लोग ये देश को बर्बाद कर रहे हैं और ये जनता को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाना चाहिए। और ये भ्रम जो है ये लोग बहुत एक सिस्टमैटिक तरीके से टूल किट का हिस्सा है ये। अगेन मैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की टूल किट को मेंशन करना चाहती हूँ कि ये सारा प्री प्लान्ड है, वेल थॉट आउट है और उसके अंदर ही ये वेस्ट बंगाल को किस प्रकार से प्रमोट किया जाएगा कि वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस को प्रायोरिटी दी गई ओवर कोविड और सारे कोविड नॉर्म्स को तोड़ा गया और इसलिए इसको आप फैलाइए। उसमें ये भी लिखा गया है टूल किट के अंदर, जो कांग्रेस पार्टी की टूल किट है, हालांकि वो कहते हैं, डिनाई करते हैं कि हमारी टूल किट ये नहीं है और उन्होंने बड़ा तमाशा करा, टूल किट उनकी नहीं है, इसलिए वो किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के पास जाने के बजाय बीजेपी की शिकायत करने के लिए ट्विटर के पास चले जाते हैं। मतलब मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि ट्विटर का और कांग्रेस का रिश्ता क्या कहलाता है। अगर आपको देश की सरकार से प्रॉब्लम है तो आप 11 मंत्रियों की शिकायत लेकर राष्ट्रपति जी के पास चले जाते ना। आपको अपने कानून, विधान और संविधान पे भरोसा होना चाहिए। ये ट्विटर क्या है? ट्विटर क्या देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, आप वहां चले गए। तो ये दिखाता और दर्शाता है कि इनकी सोच कितनी गंदी है और कितनी डिस्ट्रक्टिव ये ऑपोजिशन करने में विश्वास रखते हैं। टूल किट में ये लिखा गया कि कुंभ का जो हुआ, कुंभ मेला जो हुआ था उसको सुपर स्प्रेडर बोलना, वेस्ट बंगाल को सुपर स्प्रेडर बोलना, लेकिन अगर कोई ईद की बात करता है तो बोलना कि ये हैप्पी गैदरिंग थी। देखिए, आप में, मुझ में से, हम में से कोई भी इस देश को धर्म के आधार पर नहीं बांटता है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई वाली बात थी है और हमेशा रहेगी। हर एक कोई भी किसी भी रिलीजन से आता है, उसका ये देश है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये रूल रहा है, डिवाइड एंड रूल उन्होंने किया है, उन्होंने इन सब चीजों के ऊपर राजनीति की है। तो ये टूल किट का हिस्सा है, संवैधानिक प्रक्रिया है चुनाव होना। वहां पर क्या चुनावी रैलीज हुई हैं और चुनावी रैलीज होनी थी, स्वाभाविक थी, क्योंकि इलेक्शन हो रहा था। 5 राज्यों के अंदर इलेक्शन हो रहे, 4 राज्य और 1 यूटी में इलेक्शन हो रहा था। आश्चर्य की बात नहीं है कि पूरा ओनली वेस्ट बंगाल वाज हाईलाइटेड ऑल थ्रू आउट। ऐसा लग रहा था कि उस फेज में 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में नहीं, बल्कि अकेले वेस्ट बंगाल के अंदर चुनाव हो रहा है। क्योंकि वेस्ट बंगाल को फोकस इसलिए किया जा रहा था विनीत, क्योंकि किसी भी तरीके से वहां पर सबने मिल करके मोदी वर्सेस ऑल करके मोदी को वेस्ट बंगाल से बाहर रखना था।
और वो इसलिए रखना था कि इस देश के अंदर जो घुसपैठिए क्या कहते हैं बांग्लादेश से वहां घुसे हुए हैं रोहिंग्यास, उनको कोई बाहर नहीं ले जाना चाहता, उनको इस देश से कोई बाहर नहीं हटाना चाहता। लेकिन भाजपा की सरकार आ जाती, सीए हो जाता, एनआरसी होती, तो जो डेमोग्राफी इन्होंने इतने सालों में चेंज करी है वेस्ट बंगाल की और बाकी जगह की, वो इनका गेम कैसे चलता? वो इस देश के नागरिक तो नहीं है, वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर बर्डन है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके मोदी जी को हटाना था, इसलिए वेस्ट बंगाल को टारगेट किया। इसलिए ये बोला गया कि वेस्ट बंगाल में रैलीज की जा रही हैं, सुपर स्प्रेडर है, कोविड पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अरे कोविड पर आप तब ध्यान नहीं देते हो जब राहुल गांधी इतनी बड़ी बड़ी क्या कहते हैं वो रैलीज लेकर के निकल जाते हैं दिल्ली देश की राजधानी में राष्ट्रपति जी के पास कि मेरे पास 2 करोड़ किसानों के सिग्नेचर हैं। जब ये किसान आंदोलन के नाम पे जो तमाशा चल रहा है तीनों बॉर्डर्स में, और 13 जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो कहती हैं कि हम इनको सपोर्ट करेंगे। किस बात का सपोर्ट? काय का सपोर्ट? वहां पर कितनी कोविड से डेथ हो गई है, आप वो उसको आप सुपर स्प्रेडर नहीं देख रहे हो। पिछले 6 महीने से वो तमाशा चल रहा है तीनों बॉर्डर्स के अंदर। किसके नाम पे? हमारे अन्नदाताओं के नाम पे। हमारे अन्नदाताओं को बदनाम किया जा रहा है। और सारे के सारे ये लोग, चाहे वो टीएमसी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कहते हैं कि हमारा अनकंडीशनल सपोर्ट है। तो क्या उसके बारे में बात नहीं की जानी चाहिए? क्या वो संवैधानिक प्रक्रिया है? चुनाव तो संवैधानिक प्रक्रिया है भाई, वो तो होनी ही है। और उसमें केवल ऐसा तो नहीं था केवल भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, ऐसा तो नहीं था कि केवल भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रैलीज हो रही थी, सबकी हो रही थी। अब राहुल गांधी ने डिसाइडेड नॉट टू गो देयर, वो तो उन्होंने अंडर द टेबल टीएमसी के साथ हाथ मिलाया हुआ था उन्होंने और लेफ्ट ने कि हमारी सारी वोट हम तुमको दिलाएंगे तभी जीतेंगे। तो ये जो तमाशा ये लोग कर रहे हैं ये बहुत गलत है। और अगर इनको इतनी कोविड की चिंता है तो ये किसान आंदोलन बंद करो ना, जिसका कोई बेसिस ही नहीं है, जिसका कोई रीजन ही नहीं है, और वहां पर किसान नहीं है, ये फ्रॉड लोग बैठे हैं। अब मैं यूपी पे आती हूँ, जो यूपी की आपने बात करी थी। देखिए यूपी में जो शब्द जिस प्रकार से दिखाए जा रहे हैं, अगेन वो टूल किट का हिस्सा है। ऐसे ऐसे पत्रकार हैं विनीत जो लिखते हैं इंटरनेशनल मीडिया में, और उस लिखने के लिए वो 2-2, 3-3 लाख रुपए लेते हैं, फ्री में नहीं लिखते हैं। अगर वो इस देश के विरोध में ट्वीट भी करते हैं, आई नो आप मीडिया फ्रेटर्निटी से आते हैं, लेकिन मुझे बोलने में कोई परेशानी नहीं। अगर वो ट्वीट भी करते हैं ना तो वो उसके लिए पैसा लेते हैं। हर कोई जिम्मेदार पत्रकार नहीं होता आपके जैसे, जो इस देश के बारे में सोचता है, जो इस देश के बारे में बोलता है। आप लोग युवा हैं, आप लोग करते हैं, और इसीलिए ये जो चौथा स्तंभ जिसे कहते हैं मीडिया को, लोकतंत्र का, वो बचा हुआ है। क्योंकि हैं ऐसे लोग, जैसे आप हैं वैसे लोग आज भी हैं, लेकिन ऐसे हमारे बीच में बैठे हुए हैं मीडिया वाला फेस लगा के, जो लिखते हैं विदेशी मीडिया के लिए, और वहां दिखाते हैं क्या, जलती हुई लाशों की तस्वीरें, और दिखाएंगे कि ये देखिए ऐसे लाशें बह रही हैं गंगा में। मैं ये बता देना चाहती हूँ, आज से नहीं हो रहा है, ये परंपरा का हिस्सा है उत्तर प्रदेश में। क्योंकि अगर गंगा में आप शव विसर्जित करते हैं तो ये माना जाता है कि सीधे बैकुंठ की आपको प्राप्ति होती है, और ये होता आया है। वहां पर लाशें दफनाई भी जाती हैं और बहाई भी जाती हैं। 2013 की एक पिक्चर है जिसमें आप देखिए कितनी लाशें बहाई गई थी उस वक्त भी, लेकिन तब किसी ने कुछ नहीं बोला, उस समय भी ये हुआ था। हाँ, ये मैं मानती हूं कि इस बार नंबर ज्यादा है, दैट आई एग्री। लेकिन क्योंकि योगी जी से डर है, ये लगता है कि उत्तर प्रदेश भाजपा के हाथ में चला जाएगा तो हमारा क्या होगा, इसलिए फिर से टूल किट बनाया गया। योगी की सरकार को, भाजपा को बदनाम करने के लिए ये लाशें, ये जलती हुई चिताएं दिखाई गई, लेकिन इसके पीछे का जो रीजन है वो नहीं बताया गया। ये कारण नहीं बताया गया कि ये परंपरा का हिस्सा है। तो झूठ इन लोगों ने बहुत ज्यादा और बहुत बड़े बड़े बोले हैं, और इतने बड़े बोले हैं कि जो एक्चुअली किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, पार्टी के खिलाफ नहीं है, देश के खिलाफ जी। और मैं ये कहती हूँ, आप कीजिए, देखिए बिना ऑपोजिशन के डेमोक्रेसी होती नहीं है विनीत, है ना, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। होनी चाहिए लेकिन कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो मोदी के नाम पे देश का विरोध इज नॉट एक्सेप्टेबल। ममता जी, आखिरी सवाल, संक्षेप में जवाब दीजिएगा उसका। आपने बताया कि टूल किट का आपने जिक्र किया, और अभी हाल ही में सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स ने भी दिक्कत बताई है कि सरकार के जो नए कानून हैं उनको लेकर उनको दबाया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला दिया जा रहा है ट्विटर और फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा। हालांकि इसी कॉन्टेक्स्ट में यही जो वेबसाइट्स हैं और यही जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेरिका की एफबीआई, अमेरिका की सीआईए जो भी इंफॉर्मेशन उनसे मांगेगी उनको देंगे, तब इस चीज का हवाला नहीं दिया जाता। भारत एक सॉफ्ट टारगेट क्यों है इनके लिए? संक्षेप में जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए क्या है ना विनीत जी, की
इन लोगों को ये लगता है कि भारत इनकी बकौती हो गया, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इन सबको लगता है भारत इनकी बकौती हो गया। अब यहाँ पर मिसगाइड करेंगे, क्योंकि जो जैक डॉर्सी हैं, जो ट्विटर के सीईओ हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में साफ बोला था कि भाई मैं और मेरा जो स्टाफ है वो लेफ्ट लीनिंग है और इसलिए ये लोग उनको सपोर्ट करते हैं, खुलेआम करते हैं। एक दिन हम पूरा इस पे बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि कांग्रेस का और ट्विटर का क्या रिलेशन है, किस तरीके से फाइनेंशियली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनकी मजबूरी है उनको सपोर्ट करना और इसीलिए वो उनके पास है। लेकिन भारत सॉफ्ट टारगेट इसलिए रहा है क्योंकि भारत बहुत माफ करने वाला देश है। इस वक्त जो सरकार बैठी हुई है भारतवर्ष के अंदर, वो फासिस्ट सरकार नहीं है। वो कहते हैं कि ठीक है आप लोग करो, टेक योर टाइम, एक बार बोलो, दो बार बोलो, लेकिन अगर इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर आप हमला करोगे, प्रहार करोगे, तो आपके ऊपर टफ एंड स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, जैसा इस बार सरकार ने लिया और लेना भी चाहिए। ट्विटर हमारे देश के अंदर अगर बैठी हुई है तो ट्विटर को इस देश के कानून मानने पड़ेंगे, जो लॉ है हमारा वो मानना पड़ेगा। जब हम ट्विटर या फेसबुक या व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं तो आई एग्री करके इनके टर्म्स एंड कंडीशन मानते हैं ना, तो अगर ये इस देश में रहेंगे तो इनको मानना पड़ेगा। और इनका जो ये तमाशा चलता आया है कि जो भारतवर्ष के खिलाफ कोई बोलता है उसके ट्विटर अकाउंट से बैन नहीं करते हैं। अगर सर्जिल उस्मानी बोलता है कि जय श्री राम बोलने वाले आतंकवादी हैं तो उसको ये ब्लू टिक देते हैं, लेकिन कंगना रनौत अगर बोलती है कि वेस्ट बंगाल में हिंसा हो रही है तो उसको ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जो ट्विटर ने किया है और इस बार इन्होंने हर लिमिट क्रॉस कर दी। तो वो दिन निकल गया जब ट्विटर का ये कहना है कि जब हमने अपने राष्ट्रपति को नहीं बख्शा, डोनाल्ड ट्रंप का हमने अकाउंट सस्पेंड कर दिया, तो बाकी लोग क्या है? अरे भाई वो तुम्हारा देश है, तुम अपने देश में नाचो गाओ, अपने राष्ट्रपति का अकाउंट बैन करो, राष्ट्रपति को बैन करो, आई डोंट केयर, पर ये मेरा देश है, ये मेरा भारत है। आते हो मेरे देश से इतना मोटा रेवेन्यू लेकर के जाते हो और उसके बाद हमें ही आंखें दिखाते हो। हमारे देश में बैठ करके आप दादागिरी करोगे, चोरी और सीना जोरी, तो वो नहीं चलेगा बॉस। हमने जो हमारी सरकार ने जो रूल्स बनाए हैं तुमको मानने पड़ेंगे, तुम्हारे अंकल को भी मानने पड़ेंगे, वरना तुम जाओ छुट्टी करो। और अभी मान रहे हैं, घुटनों में आ रहे हैं ना विनीत, सारे के सारे आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कहते हैं ना भारत में, जैसा देश वैसा भेष। आई थिंक ये जो कहावत है ट्विटर को भी अपनानी चाहिए। When in Rome, do as Romans do। Absolutely। आपने वक्त निकाला, हमसे बातचीत करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।